हाय एवरीवन। तो आज हम कुछ छोटी छोटी बातों को समझेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर की, जैसे कि डबल सर्कुलेशन क्या है, हार्ट बीट क्या होती है, पल्स क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, इसको कैसे नापा जाता है, वगैरह वगैरह। तो ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है वो हमने देख लिया है ना। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम बात कर चुके हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं एंड दे आर blood vessels and heart। अगर आपने पढ़ा है या आप जानते हैं, क्लास लगाई है कोई सी, तो आप जानते होंगे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ठीक है। ब्लड क्या है? ब्लड इज नथिंग बट अ फ्लूइड इन विच आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर फ्लोइंग। ब्लड क्या है? इट इज नथिंग बट अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा in which red blood cells, white blood cells and platelet cells are flowing। ब्लड वेसल्स क्या है? ऐसी पाइप्स हैं जिनसे ये ब्लड होके गुजरता है। एंड हार्ट क्या है? हार्ट इज द पंप ऑफ द बॉडी। हार्ट का क्या काम है? इट बेसिकली पुशेज द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स, ताकि ये ब्लड वेसल्स ब्लड को हर एक पार्ट तक लेकर जाए, है ना। ब्लड बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड एक ऐसा टिश्यू है जो बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। यानी हमारी बॉडी में, मान लीजिए हमने इनहेलेशन किया, ऑक्सीजन बॉडी में गई, है ना, तो इस ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ब्लड। हमने जो भी खाना खाया वो खाना छोटे छोटे भागों में डाइजेस्टिव सिस्टम ने तोड़ दिया। उन छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को सेल तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ब्लड। और ये ब्लड किस में बैठकर घूमता है? यहाँ से वहाँ ब्लड वेसल्स में। और हार्ट ब्लड को बेसिकली पुश करता है, पंप की तरह काम करता है हार्ट। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था कि हार्ट, मैं इस तरह से ही बना देती हूँ, हार्ट के बेसिकली 4 चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, हम उस चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं ताकि हम समझ सके कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो हार्ट जो है इसके 4 चेम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले चेम्बर्स को कहा जाता है एट्रियम्स। क्या कहा जाता है? एट्रियम्स। तो सो दिस इज एट्रियम, ये वाला भी एट्रियम है क्योंकि ये ऊपर है ना। और नीचे वाले जो चेम्बर्स हैं उनको कहा जाता है वेंट्रिकल्स। डायग्राम इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है। जो हमने प्रॉपर क्लास लगाई थी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की, उसमें हमने प्रॉपर डायग्राम किया है। यहाँ पर मैं रिवाइज करवा रही हूँ चीज़ों को। हम देख रहे हैं कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है, वो मुद्दा है। ह्यूमन हार्ट इज नॉट द मुद्दा हियर, तो इस वजह से मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया। ओके, ये वाला नीचे, ये भी वेंट्रिकल है आपका। नाउ दिस हाफ इज द लेफ्ट हाफ, क्योंकि ये मेरा लेफ्ट है, तो लेफ्ट साइड वाला एट्रियम विल बी नोन एज लेफ्ट एट्रियम, है ना। ये लेफ्ट हाफ है हार्ट का, तो इस साइड वाले वेंट्रिकल को कहेंगे हम लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज द राइट हाफ ऑफ द हार्ट, दिस इज राइट हाफ ऑफ द हार्ट। सो इधर के एट्रियम को हम कहेंगे राइट एट्रियम। सिमिलरली यहाँ पर जो वेंट्रिकल होगा उसको हम राइट वेंट्रिकल कहेंगे। मैंने आपको बताया था, अगर आपने देखा होगा वो क्लास, अगर नहीं देखा तो समझ लीजिए, हमारे हार्ट के जो दोनों हाफ्स है ना, दोनों के पास 2-2 ब्लड वेसल्स होती हैं। दोनों के पास 2-2 ब्लड वेसल्स होती है, एक आर्टरी और एक वेन। इस हाफ के पास भी एक आर्टरी होगी और एक होगी वेन। ठीक है, ठीक है। और ये जो 2 हाफ्स हैं, दे आर सेपरेटेड बाय अ थिक वॉल। दिस वॉल इज कॉल्ड सेप्टम। और यहाँ से एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने के लिए भी एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होता है। वॉल्व इज व्हाट? वन डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल डोर काइंड ऑफ। ठीक है, तो हमारे हार्ट में लेफ्ट पोर्शन में जो वेन होती है उसको हम कहते हैं पल्मनरी वेन। वेन्स का काम होता है ब्लड को हार्ट तक लेकर आना। पल्मनरी वेन टेक ब्लड टू द हार्ट। एंड लेफ्ट साइड में एक आर्टरी भी होती है, मैंने बताया ना, एक आर्टरी एक वेन, एक आर्टरी एक वेन, दोनों लेफ्ट हाफ में भी होगी, राइट हाफ में भी होगी। तो लेफ्ट हाफ की वेन का नाम है पल्मनरी वेन, लेफ्ट हार्ट की आर्टरी का नाम है आयोटा। ठीक है। राइट हाफ की वेन, ये राइट हाफ की वेन है एंड दिस वेन इज कॉल्ड वेना कावा। दिस इज वेन।
और राइट हाफ की जो आर्टरी है दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि वेन्स जो हैं, ये पल्मोनरी वेन्स जो हैं, ये ब्लड को हार्ट तक लेकर आती हैं। और कैसे ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर रेड वाला जो मार्कर मैं यूज़ कर रही हूँ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए यूज़ कर रही हूँ, ऑक्सीजन वाला ब्लड। ये ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ से आई? लंग्स से। ऐसे लंग्स रहे होंगे हमारे, है ना? लंग्स में होते हैं छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको एल्वेलाई कहा जाता है। एल्वेलाई के पास होती है एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। हमने अगर ऑक्सीजन अंदर लिया, इन्हेलेशन किया, ऑक्सीजन अंदर आया होगा, ये ऑक्सीजन ब्लड में बैठता है। ये ब्लड में जैसे ही ऑक्सीजन आया, दिस ब्लड विल बिकम ऑक्सीजनेटेड। ब्लड के पास ऑक्सीजन है तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पल्मोनरी वीन से होते 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 कहाँ पर? लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स था जब इसके पास कोई नहीं आया। जब तक इसके पास कोई नहीं आएगा, ब्लड नहीं आएगा, ये रिलैक्स रहेगा। जैसे ही इसके पास ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट पुशेज इट्स ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल ऑल्सो गेट्स कॉन्ट्रैक्ट। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दिस ब्लड गेट्स पुश्ड इनटू आयोटा। आयोटा नाम की आर्टरी में ब्लड पुश हो जाता है, और ये आयोटा विल टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट बिकॉज ऑल द आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अब ये आयोटा नाम की आर्टरी इस ब्लड को कहाँ लेकर जाएंगी? बॉडी सेल्स तक। कहाँ लेकर जाएंगी? सेल्स तक। नाउ व्हाट विल हैपन इन सेल्स? दिस ऑक्सीजन from the blood will get utilized in the process of respiration. This oxygen will be utilized in the oxidation of food, and the oxidation of food will release energy along with carbon dioxide gas. फिर ये जो ब्लड आ रहा है ना हमारा, ये जो ब्लड आया अभी आयोटा से होते 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 सेल्स के पास, इसी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाएगी। ये जो सेल से वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकली है ना, ये इन ब्लड में घुल जाएगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है ये आएगा वेना कावा में। दिस ब्लू कलर इज शोइंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स ऐसी ब्लड जिसकी ऑक्सीजन को यूज कर लिया गया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। सेल्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो गया था, पर सेल्स ने इसका इस्तेमाल कर लिया फूड का ऑक्सीडेशन करवाने में, एनर्जी बनाने में, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने में। अब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के पास बची है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आता है, वेना कावा नाम के वीन लेकर आती है। वीन्स ऑलवेज कैरी ब्लड टू द हार्ट, तो वेना कावा नाम की वीन हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं। राइट एट्रियम पहले रिलैक्स था जब इसके पास ब्लड नहीं आया। जैसे ही ब्लड आया इट गेट्स कंट्रैक्टेड एंड द ब्लड इन द राइट एट्रियम गोज इनटू द राइट वेंट्रिकल। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन दिस ब्लड विल बी पुश्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से होते होते ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स के पास। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चली जाएगी और ऑक्सीजन की इनहेलेशन हो जाएगी। फिर दोबारा से ये वाली साइकिल चलेगी कि ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है ये दोबारा से कहाँ आएगा? पल्मोनरी वेन से होते होते हार्ट के अंदर। तो ये डबल सर्कुलेशन का एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए, यानी कि एक बार ऑक्सीजन को अंदर लाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए, ये कंप्लीट सर्कुलेशन करने के लिए हार्ट से ब्लड को 2 बार होके गुजरना पड़ रहा है। कैसे? देखो, पहली बार में तो ऑक्सीजन को लेकर आया गया, पल्मोनरी वेन हार्ट तक ऑक्सीजन को लेकर आई, हार्ट के लेफ्ट साइड ने पुश कर दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ? बॉडी सेल्स तक। फिर अभी सिर्फ सेल्स तक ही गया है ब्लड, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो गया। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है ना, ये सीधा लंग्स में जाके बॉडी से बाहर नहीं चली गई कार्बन डाइऑक्साइड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दोबारा हार्ट के पास गया है। अब हार्ट इसको पंप करेगा लंग्स तक, यानी कि एक सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए हार्ट से होते होते ब्लड को 2 बार गुजरना पड़ रहा है। दैट इज वाई दिस इज नोन एज व्हाट? डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन होता है।
डबल सर्कुलेशन बोले तो एक सर्कुलेशन को कंप्लीट करने में हार्ट से ब्लड को 2 बार होकर गुजरना पड़ता है। एक बार तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, हर एक सेल तक गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दोबारा हार्ट में आ गया। ये ब्लड दोबारा हार्ट में आया ना, तो 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। हर वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास 4 चेम्बर वाला हार्ट है उसमें डबल सर्कुलेशन होता है। फिशेस के पास 2 चेम्बर का हार्ट होता है, उनके पास हार्ट में सिर्फ 2 ही चेम्बर्स होते हैं। रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, पर एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास 4 चेम्बर का हार्ट होता है। कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर लिख देना इस चीज़ का, सर्च करना, बुक पढ़ना, कहीं से भी आपको बताना है ऐसा कौन सा रेप्टाइल है जिसका हार्ट 4 चेम्बर का होता है। जनरली सारे रेप्टाइल्स का हार्ट 3 चेम्बर्स का होता है, पर एक ऐसा रेप्टाइल है जिसका हार्ट 4 चेम्बर का होता है। राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। चलो, हमें डबल सर्कुलेशन समझ आया, ऐसा सर्कुलेशन जिसमें हार्ट से होते हुए ब्लड को 2 बार गुजरना पड़ता है उसे हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब देखो, एक और छोटी सी बात हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं करी थी। मैंने आपको कहा था कि आर्टरीज की जो वॉल होती है ये बहुत थिक होती है। अब क्यों होती है उस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो, जैसे ही हार्ट में ब्लड आता है, वीन्स लेकर आती हैं, तो हार्ट इज रिलैक्स्ड। नाउ द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ब्लड इज पुश्ड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आयोटा यानी आर्टरी में ब्लड पुश होता है ना। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये ब्लड बहुत तेजी से आयोटा या आर्टरी, जौन से भी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी में भी वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ब्लड आता है, और यहाँ पर आयोटा वाली आर्टरी में भी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब ब्लड आता है। यानी कि दोनों ही आर्टरीज में जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब तेजी से ब्लड जाता है। इस वजह से आर्टरीज की वॉल थिक होती है। ब्लड जब वेंट्रिकल्स में आता है ना, जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड को बहुत तेज़ी से आर्टरी में फेंकते हैं। इस वजह से आर्टरी की वॉल थिक होती है। अगर थिक नहीं होगी तो ब्लड आर्टरी की वॉल से बाहर चले जाएगा, इंटरनली ब्लीडिंग होने लग जाएगी। इस वजह से आर्टरीज की वॉल बहुत थिक होती है, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर से हार्ट पंप कर रहा होता है। ठीक है, अब देखो, डबल सर्कुलेशन हमको समझ आ गया। नाउ व्हाट इज अ हार्ट बीट? हार्ट बीट क्या होती है? हार्ट का एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और एक कंप्लीट रिलैक्सेशन हार्ट बीट कहलाता है। क्या कहा मैंने? हार्ट जब एक बार कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, एक पूरा ये साइकिल कंप्लीट हो जाए तो उसे हम एक हार्ट बीट कहते हैं। पहले आपको पता है जब हार्ट रिलैक्स्ड मोड में होता है तब वो ब्लड को अंदर लेता है ना, और फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तब वो ब्लड को पुश कर देता है। तो एक पूरी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो साइकिल है दैट इज नोन एज 1 हार्ट बीट। जब हार्ट रिलैक्स है, हार्ट का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों रिलैक्स हैं। आई वॉन्ट टू ऐड हियर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये दोनों साइड में जो वीन्स ब्लड लेकर आती हैं, दिस थिंग हैपन्स साइमल्टेनियसली। यानी ऐसा नहीं होता कि पहले सिर्फ लेफ्ट साइड में आएगा ब्लड और फिर राइट साइड में जाएगा फिर ये सारा इधर लेकर आएंगे, ना, ये सब साइमल्टेनियसली होता है। दोनों ही वेन्स, पल्मोनरी वेन भी और वेना कावा भी, दोनों ही ब्लड को लेकर आ रही होती है। ये लेफ्ट साइड में जो वेन है पल्मोनरी वेन, ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर आती है और वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। सो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को साथ में लेकर आते हैं। फिर साथ में ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा में चले जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास चले जाता है। तो दिस हैपेंस साइमल्टेनियसली। तो देखो यार, जब हार्ट में ब्लड आना होता है तब हार्ट एकदम रिलैक्स्ड मोड पे होता है। लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम दोनों ही रिलैक्स्ड होते हैं। फिर इतने में पल्मोनरी वेन यहाँ से और वेना कावा यहाँ से ब्लड को लेकर आते हैं। जब ब्लड आता है तो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में पूरा ब्लड फिल हो जाता है। फिर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब हार्ट अपने रिलैक्सेशन मोड से कॉन्ट्रैक्शन मोड में आ गया है ना। दोनों ही साइड कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ये ब्लड वेंट्रिकल्स में पुश हो जाएगा। फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर इस ब्लड को आर्टरी से होते होते जहाँ पर भी पहुँचाना है पहुँचा देंगे। जब ये एक बार ब्लड निकल गया तब हार्ट अभी रिलैक्स है, अभी कोई भी ब्लड नहीं है ना एट्रियम में, हार्ट इज रिलैक्स्ड।
फिर तुरंत जैसे ही ब्लड एट्रियम्स में आया फिर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये जो पूरी एक पहले हार्ट की रिलैक्सेशन थी, फिर अभी कॉन्ट्रैक्शन हुई, फिर दोबारा जो रिलैक्सेशन आई, ये जो पूरा एक साइकिल है दैट इज नोन एज वन हार्ट बीट। वन कंप्लीट साइकिल ऑफ relaxation and contraction of heart is known as a heartbeat। एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है दैट इज नोन एज अ हार्टबीट। ठीक है, जो नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट होती है दैट इज 70 to 72 हार्ट बीट्स पर मिनट। एक मिनट में हमारा दिल 70 to 72 टाइम्स धड़कता है। अब पल्स क्या है? पल्स अगर आप समझना चाहते हो तो देखो पल्स क्या होती है। पल्स बेसिकली जब आपका हार्ट, या यूं कहें जब आपके वेंट्रिकल्स आर्टरीज में ब्लड को पुश कर रहे होते हैं ना, तब ये जो आर्टरी है इसमें ब्लड बहुत प्रेशर के साथ पुश होता है, तो दिस आर्टरी गेट्स वेव्ड। ये जो आर्टरी है इसमें वेव जैसा आ जाता है। जैसे ही ब्लड आर्टरी में पुश होता है, ये इसकी आर्टरी की जो वॉल है ये थोड़ी एक्सपैंड हो जाती हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। वेव अगर आप महसूस करेंगे तो आपको वेव फील होगा। वैसे ये समझिए जब आर्टरी में बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ दोनों ही वेंट्रिकल्स, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स ब्लड को पुश करते हैं, तो ये आर्टरी की वॉल्स एक्सपैंड हो जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ पुश हो रहा है ना। कुछ भी जब भी प्रेशर लगता है तो यार एरिया इंक्रीज होता है। देखो जब बलून में अंदर की वॉल्स पर प्रेशर लगता है तो बलून एक्सपैंड्स ना, सिमिलरली आपकी आर्टरीज भी एक्सपैंड हो जाती हैं एंड दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड अ पल्स। क्या कहा मैंने? जब भी आपके दोनों वेंट्रिकल्स ब्लड को आर्टरीज में पुश करते हैं, आर्टरीज एक्सपैंड हो जाती हैं। दिस एक्सपेंशन इज नोन एज वन पल्स। अब आपकी जितनी हार्ट बीट होती है उतनी ही पल्स रेट भी होती है, क्योंकि मैंने क्या कहा, हार्ट बीट क्या होती है? वन हार्ट बीट इज वन कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा एक बार, तब आर्टरीज में ब्लड पुश होगा और आर्टरीज एक्सपैंड करेंगी। फिर जब हार्ट रिलैक्स हो जाएगा तब आर्टरी में कोई ब्लड पुश नहीं हो रहा। फिर दोबारा जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तब जाके आर्टरी में ब्लड पुश होगा। तो जितनी हार्ट बीट होती है उतनी हमारी पल्स रेट होती है। पल्स रेट इज ऑल्सो 70 to 72 टाइम्स पर मिनट फॉर अ नॉर्मल पर्सन। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो हार्ट बीट और पल्स रेट दोनों 100 हार्ट बीट्स एंड पल्सेस पर मिनट जा सकती हैं। इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ जाती हैं हार्ट बीट और पल्स रेट? क्योंकि आपके बॉडी में हार्ट बहुत जल्दी जल्दी बीट करने लगता है। क्यों करता है? ताकि हर एक सेल तक फटाफट ऑक्सीजन पंप हो सके, ताकि हर एक सेल में जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन होकर एनर्जी बन सके, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत हैवी वर्क कर रही है ना उस वक्त। इसलिए आपका ब्लड सर्कुलेशन सडनली बहुत इंक्रीज हो जाता है, ताकि हर एक चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन सेल तक बहुत जल्दी हो सके, सेल फटाफट एनर्जी बनाए और अपना काम करे आराम से। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी कि पल्स क्या होती है, हार्ट बीट क्या होती है और डबल सर्कुलेशन क्या होता है। अच्छा, एक और बात, अगर आपको अपनी पल्स मेजर करनी है ना, तो पल्स बेसिकली क्या होता है? आर्टरीज में जो एक्सपेंशन है, आर्टरीज मैंने आपको बताया था कि हमारे बॉडी सरफेस से बहुत नीचे होती है, वी कैन नॉट सी आर्टरी, पर दो ऐसी आर्टरीज हैं जिनको आप महसूस कर पाओगे जो बॉडी सरफेस के बहुत पास है। एक तो आपके नेक पे यहाँ पर, और एक आपके लेफ्ट रिस्ट पे। आपका जो लेफ्ट रिस्ट है, लेफ्ट रिस्ट के लेफ्ट साइड वाले पोर्शन पर, यहाँ पर अगर आप अपनी दो फिंगर्स को इस तरह से पुश करते हो तो आपको अपनी फिंगर में वेव फील होगा। आप स्टॉप वॉच लगाओ और काउंट करो अपनी हार्ट बीट। अगर आप अपनी हार्ट बीट और ये जो आपकी पल्स है बेसिकली, इसको काउंट करोगे तो इट विल टर्न आउट 70 to 72 पर मिनट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ब्लड प्रेशर को हम हमेशा दो टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, दो चीज़ों में एक्सप्रेस करते हैं। देखो ध्यान से, वन इज systolic pressure and another one is diastolic pressure. Now what is this systolic pressure and diastolic pressure? In order to understand systolic pressure and diastolic pressure, we'll first have to understand what is a systole and what is a diastole. See, it's very easy. जब हार्ट में ब्लड आता है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम में कंट्रैक्शन आई,
लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पुश हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जिस प्रेशर के साथ आर्टरी में से ब्लड जाता है, जिस प्रेशर के साथ आर्टरी में से ब्लड जाता है, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टोलिक प्रेशर। दैट इज कॉल्ड व्हाट? सिस्टोलिक pressure. And here we are not only talking about aorta नाम की आर्टरी, we are also talking about the pulmonary artery, क्योंकि यहाँ पर भी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड किसी प्रेशर के साथ जा रहा होता है। तो आर्टरीज जिस प्रेशर के साथ ब्लड को दूर लेकर जाती हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोला मैंने? सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर इज व्हाट? द प्रेशर एट विच arteries leave the heart. जब ब्लड आर्टरी से होके दूर जा रहा होता है, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टोल। और जिस प्रेशर से आर्टरी में ब्लड ट्रैवल कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। अब डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? देखो, जब हार्ट रिलैक्स्ड मोड पे, चिल एकदम, जब लेफ्ट एट्रियम एकदम रिलैक्स्ड है, उस वक्त जो आर्टरी में प्रेशर है ब्लड का, उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। डायस्टोलिक प्रेशर को डिफाइन कैसे करेंगे? कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देती हूँ। डायस्टोलिक प्रेशर, द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द artery when heart is at relaxed state। जब हार्ट रिलैक्स्ड है तब ब्लड का प्रेशर आर्टरी में जो होता है, दैट इज कॉल्ड अ डायस्टोलिक प्रेशर। एक और बार समझ लें। देखो, सिस्टोल बोले तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड हार्ट से दूर जाता है आर्टरी से होते हुए, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टोल। और जब हार्ट रिलैक्स है और आर्टरी में कोई भी ब्लड अभी नहीं जा रहा, दैट इज कॉल्ड अ डायस्टोल। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? जिस प्रेशर के साथ लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आर्टरी से होते होते ब्लड ट्रैवल करता है, जिस प्रेशर के साथ, दैट प्रेशर इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हार्ट रिलैक्स्ड स्टेट में है, उस वक्त आर्टरी में ब्लड का जो प्रेशर है, दैट इज कॉल्ड अ डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के टर्म्स में ही हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। तो फॉर अ नॉर्मल पर्सन, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120 mmHg. This is the systolic pressure, and 80 mmHg is diastolic pressure. This is millimeter of Hg is mercury. 120 millimeter of mercury is systolic pressure and 80 mmHg is diastolic pressure. And the last question of today's class is how the blood pressure is measured. The blood pressure is measured with the instrument called sphygmomanometer. What? Sphygmomanometer. Blood pressure is measured by an instrument called sphygmomanometer. आजकल तो डिजिटली भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो डिजिटल तरीके से ब्लड प्रेशर को नापते हैं। बाकी पुराने ज़माने में हमने देखा होगा, पुराने ज़माने में क्या, इनफैक्ट अभी कुछ समय पहले तक ही डिजिटलाइजेशन के इतने ज़्यादा बढ़ने से पहले एक यहाँ पर ग्रीन कलर की पट्टी सी डॉक्टर लगा देता था और उसके हाथ में एक पंप रहता था जिसको वो ऐसे पुश करता था और जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ प्रेशर क्रिएट होता था और वहाँ से मेजरमेंट हो जाती थी ब्लड प्रेशर की। हाउ डज अ स्फिग्मोमैनोमीटर वर्क्स, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, ठीक है। कैसे एक स्फिग्मोमैनोमीटर काम करता है इसको भी हम समझेंगे, पर फिलहाल इतना समझ लीजिए कि स्फिग्मोमैनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि ब्लड प्रेशर नापा जाता है, ठीक है। आज हमने क्या क्या देखा? डबल सर्कुलेशन क्या होती है? ऐसी सर्कुलेशन जिसमें हार्ट से होते होते ब्लड को 2 बार गुजरना पड़ता है। व्हाट इज अ हार्ट बीट हमने देखा, एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये जो पूरी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है दैट इज 1 हार्ट बीट। व्हाट इज पल्स, जब भी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो दोनों ही आर्टरीज में जो ब्लड है वो किसी प्रेशर के साथ जाता है,
दैट प्रेशर कॉजेज द आर्टरीज टू एक्सपैंड, और ये जो एक्सपेंशन है आर्टरीज का दैट इज कॉल्ड अ पल्स। नाउ व्हाट इज ब्लड प्रेशर? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जिस प्रेशर के साथ आर्टरीज में ब्लड जाता है दैट इज कॉल्ड अ सिस्टोलिक प्रेशर, और जब हार्ट रिलैक्स्ड है उस वक्त आर्टरी में जो ब्लड का प्रेशर है दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दो तरह से, दो टर्म्स में नापते हैं, मेजर करते हैं। फिर हमने आखिरी में देखा ब्लड प्रेशर को कैसे नापा जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर, जिसकी मदद से हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं। ठीक है, आगे आने वाली क्लास में हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में जितनी भी चीज़ें हैं जो ब्लड से आई हैं, ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, वगैरह वगैरह, वो सब एक्चुअल में सेल्स तक कैसे पहुंचाए जाते हैं, और हम देखेंगे कि लिम्फ क्या होता है। आपकी एनसीईआरटी में छोटा सा टॉपिक है एक लिम्फ, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सक्रीशन स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।